हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट 2 ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे प्राइस। प्राइस की शुरुआत हमारे बुक में होती है इंपॉर्टेंस के साथ साथ। इंपॉर्टेंस में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि प्राइस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू और रेवेन्यू जनरेशन। आपका कितना रेवेन्यू आपके ऑर्गेनाइजेशन में जनरेट होता है, ये डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस का प्राइस कितना है। उसके उसके बाद हमारी बात आती है मार्केट पोजीशनिंग की। हमारी जितना अच्छा हमारा प्राइस होगा, मतलब आइदर ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है ये। जितना अच्छा हमारा मार्केट में प्राइस होगा, जितना पॉजिटिवली उस प्राइस को देखा जाएगा, उस हिसाब से हमारी मार्केट की पोजीशनिंग डिसाइड होती है। फिर उसके बाद आ जाता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हमारे पास प्राइस हमेशा से एक एडवांटेज रहा है। जितना कम प्राइस होता है उतना बेटर हो जाता है ये नॉर्मल गुड्स में। सो जितना मतलब बेसिकली जितना कम प्राइस होगा उतना हम कॉम्पिटिटिव रह पाएंगे हमारे मार्केट में। देन वी हैव प्रॉफिटेबिलिटी के प्राइस से हम लोग ऑब्वियसली, मैंने जैसे बोला कि रेवेन्यू डायरेक्ट हमारा रिलेटेड होता है प्राइस से, वैसे ही प्रॉफिटेबिलिटी हमारी डायरेक्टली रिलेटेड होती है प्राइस से। आप कितने प्रॉफिटेबल होंगे एज एन होल ऑर्गेनाइजेशन, ये डिपेंड करेगा कि आपकी बेसिकली प्राइस क्या है आपके प्रोडक्ट्स का। फिर उसके बाद आ जाता है अच्छा, इससे पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा शिफ्ट होते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजंस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं पहले। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा पहले तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, वो डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्ट का जो फाइनल प्राइस है वो कितना होगा। लेट्स से हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट आता है कुछ ऐसा 10 रुपए जैसा कुछ, तो हम इट इज वेरी नेचुरल कि हम उसको 15 या 20 रुपए में बेच रहे होंगे टू गेट सम प्रॉफिट आउट ऑफ इट। फिर उसके बाद हमारी बात आती है डिमांड की। लेट्स से हमारे प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है, तो हम वो 10 रुपए का प्रोडक्ट डायरेक्ट 20 रुपए में भी बेच सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर हमारी डिमांड बहुत कम है तो शायद 10 रुपए से उसको 15 रुपए पे भी शिफ्ट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। हमें शायद 11 रुपए पे ही बेचना पड़ सकता है। देन वी हैव मार्केट कंपटीशन। सो लेट्स से बहुत सारे कंपनीज हैं जो ऑलरेडी 10 रुपए का प्रोडक्ट 20 रुपए में बेच रहे हैं, एंड हम उधर एकदम से एंट्री लेते हैं लेट्स से 15 के आसपास। या फिर बहुत सारी कंपनीज है जो 15 रुपए पे बेच रही हैं एंड हम उधर एंट्री लेते हैं 20 के आसपास, वैसा वर्सा कंडीशन में। सो अगर ये जो कंडीशन एग्जिस्ट करती है, इन दोनों कंडीशन में आइदर हमारा बहुत प्रॉफिट होगा क्योंकि बहुत सारी पब्लिक हमारा 15 रुपए का प्रोडक्ट खरीदना चाहेगी, और बहुत सारे मतलब कंज्यूमर्स, सॉरी हाँ, बहुत सारे कंज्यूमर्स हमारी प्रोडक्ट खरीदना खरीदना चाहेंगे। और ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे हमारे जो कंज्यूमर्स है वो चले जाएंगे जस्ट बिकॉज हमारा प्रोडक्ट 15 नहीं 20 रुपए का हमने प्लेस किया हुआ है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट इस चीज से हो जाता है कि मार्केट तो बहुत बड़ी चीज है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं। उसके अंडर में हमारा कौन सा पार्ट बेसिकली हमारी ऑडियंस कौन सी है, हम किसको बेचना चाहते हैं। क्या हम वुमेन्स को बेच रहे हैं, स्पेसिफिकली हाउस वुमेन्स को बेच रहे हैं, या फिर हाउस वाइफ्स को बेच रहे हैं, या फिर बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स है, या फिर एडल्ट्स के लिए प्रोडक्ट है, या फिर स्पेसिफिकली यंग एडल्ट्स के लिए प्रोडक्ट है। क्या प्रोडक्ट क्या है हमारा, तो हमारे उसके अकॉर्डिंग हमारी टारगेट मार्केट डिसाइड होती है। जैसे आज ये मार्कर की बात करें तो ये मार्कर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत लिमिटेड लोग खरीदते हैं। इसकी एक पर्टिकुलर ऑडियंस होगी, जैसे टीचर्स खरीदेंगे, कुछ बच्चे खरीदेंगे, स्कूल्स खरीदेंगे। तो ये सारे पर्टिकुलर टारगेट मार्केट के अंदर आ जाता है। फिर वी हैव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सो हाँ, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। हमारे लेट्स से मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव बहुत इसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव आप ऐसा मान के चलिए कि जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग हैं और हम सबको मतलब कुछ ऐसा बेचना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अब बहुत बड़ा हमारा मार्केट हो गया, जो हमने टारगेट मार्केट बनाया वो बहुत बड़ा निकला हमारा, ठीक है। अब उसमें बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, हम चाहते हैं कि हर एक पर्सन को बेचें। तो हमारा अपने आप ही जो प्राइस होगा वो इन्फ्लेट हो जाएगा, क्योंकि हमें एड ज्यादा चलाने पड़ेंगे, ज्यादा लोगों तक पैम्पलेट्स या फिर ऑफलाइन मार्केटिंग पहुंचानी पड़ेगी। तो उसमें अपने आप ही हमारा प्राइस राइज हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि अगर ऐसे बहुत छोटा सा मार्केट है हमारा, हमने टारगेट मार्केट देख लिया कि कुछ 100-200 लोगों का ही है, या फिर 1000 में लोगों का ही है, तो हमने उसमें मार्केटिंग अपने आप ही वैसे कम कर दी हमारी, क्योंकि हमें पता है कि वर्ड ऑफ माउथ से भी फैल जाएगा शायद, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। तो हमने एक बार किसी को प्रोडक्ट यूज करने के लिए दे दिया एंड फिर वही बता देंगे, जैसे हमारे वो आंटियां खड़ी होती है ना एक साथ नीचे,
तो वो बोलती हैं कि देखो उसका डिटर्जेंट अच्छा है या फिर इसका मॉप अच्छा है, तो हम अब वो एक अपने आप ही वाइड स्प्रेड फैल जाता है। तो अगर छोटा मार्केट होता है तो अपने आप ही वो फैल जाएगा, बट अगर बड़ा मार्केट है तो हमारा मार्केटिंग एक्सपेंस बढ़ जाता है, तो इसीलिए डायरेक्टली हमारा अफेक्ट करता है प्राइस को। फिर उसके बाद आ जाता है रेगुलेटरी या फिर लीगल फैक्टर्स, जैसे नमक जैसी चीज हो गई, बहुत एसेंशियल है, सबको चाहिए होता है, आटा हो गया। अब इसमें अननेसेसरीली आप बहुत ज्यादा इन्फ्लेट नहीं कर सकते प्राइस को, आपको एक स्टैंडर्ड प्राइस जो सबका है उतना ही रखना पड़ेगा, अब उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, गवर्नमेंट का लॉ है, क्योंकि फिर जो नेसेसिटी वाली चीज है वही इतनी महंगी हो जाएगी तो कोई खरीद ही नहीं पाएगा, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो अननेसेसरीली आप राइज नहीं कर सकते उसको। देन वी हैव इकोनॉमिक कंडीशंस। हाँ, जैसे मैंने बोला कि अननेसेसरीली आप आटा का प्राइस या फिर चावल का प्राइस एकदम से नहीं बढ़ा सकते, बट ऑन द अदर हैंड लेट्स से इकोनॉमी ही बहुत खराब चल रही है हमारी, प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, तो जब प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है, जब हमारा आटा प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, तो अपने आप ही उसका प्राइस बढ़ जाएगा। सो इकोनॉमिक कंडीशंस भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है परसीव्ड वैल्यू, मतलब आपके आपके दिमाग में इसका वैल्यू क्या है। लेट्स से ये प्रोडक्ट है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी, तो वी डोंट नो, तो हम एक परसेप्शन लगाएंगे राइट, कि 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज। तो अब ये कितने प्राइस का है, लेट्स से बहुत सारे बच्चों ने बोला 30 रुपीज, 2-3 बच्चे थे जिन्होंने बोला 10 रुपीज, और शायद एक ही बच्चा था जिसने बोला 20 रुपीज। तो हमें समझ आ जाएगा कि मैक्सिमम लोगों को पता है कि इसकी वैल्यू 30 है। अब इसका प्रोडक्शन कॉस्ट भले ही 10 रुपीज हो, वो मैटर नहीं करता, बट परसीव्ड वैल्यू कितनी है उसकी। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हो जाता है कोला, बेसिकली कोका कोला। सो कोका कोला में बहुत बेसिक सी चीज ये हो जाती है कि उनका प्रोडक्शन कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं, दे आर, मतलब उनका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ही कम है, उनकी एक बॉटल प्रोड्यूस होने में मतलब रफली अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इट वुड बी अराउंड 5-10 रुपीज, और उसको वो लोग लाके बेचते हैं डायरेक्ट 30 रुपीज में। सो हमारी परसीव्ड वैल्यू उन्होंने उतनी राइज कर दी है कि हमको लगता है कि ये बॉटल तो 30 रुपीज की ही होगी, बट ऑन द अदर हैंड उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम सा हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग जंप करते हैं मेथड्स ऑफ प्राइस फिक्सेशन पे। सो हमारे पास टोटल 6 मेथड्स है हमारी बुक में, उसमें हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला होता है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग का बहुत सिंपल सा मतलब ये फॉर्मूला टाइप्स दिया हुआ है आपके बुक में। इसका मतलब क्या हो जाता है, आपका कॉस्ट कितना है एक तो प्रोडक्ट का, लेट्स से वो 10 रुपीज है, ठीक है ना, अभी हमने बात करी थी वहां पे। अब डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है आपका, हमने बोला 5 रुपीज, तो हमने आप ही हमारा अपने आप ही प्राइस निकल के आ जाएगा कि हमें 15 रुपीज का वो प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे लिए। फिर हमारे पास उसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं, ये लगभग सभी में हम यही फॉर्मेट फॉलो कर रहे होंगे। सो उसके एडवांटेजेस में ये आ जाता है कि एक तो सारे कॉस्ट उसमें कवर हो जाते हैं, ऐसा कुछ बचता ही नहीं है आपके पास जो छूट जाए, हमारे पास सारे के सारे कॉस्ट हमने उसी में कवर कर लिए हैं, तो ये हमारा वो हो जाता है। डिसएडवांटेज में क्या हो जाता है कि हमें मार्केट कंडीशंस के बारे में पता ही नहीं है। लेट्स से हमने 15 रुपए का ये मार्कर्स बेचने शुरू कर दिया और फिर हमें बाद में पता चला कि मार्कर्स तो बिक रहे थे मतलब 12 या 10 रुपीज के, तो हमारा मार्कर किसी ने खरीदा ही नहीं, या फिर बहुत कम लोगों ने खरीदा, क्योंकि किसी को मतलब किसी को चाहिए ही नहीं इतना महंगा मार्कर, क्या करेंगे लेके, तो ऐसा हो जाता है। देन वी हैव कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। सो कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग मतलब आप आजू बाजू देखते हैं कि मेरी कंपनीज का मतलब मेरे टाइप की जो कंपनीज है उनका क्या रेट चल रहा है, एंड लगभग लगभग आप वही यूज कर लेते हैं। सो एक तो इसका एडवांटेज ही हो जाता है आपके पास कि एक तो आपको कॉम्पिटिटिव रखता है, मार्केट में आप हमेशा कॉम्पिटिटिव रहेंगे, आप हमेशा अपने जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं या जितनी भी आपकी कंपटीशन वाली कंपनीज है उनके साथ आप कंधे से कंधा लगा के कॉम्पीट करेंगे। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप अपना अपना खुद का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो इग्नोर कभी बार कर सकते हैं। लेट्स से अब आपको वो इन हाउस प्रोडक्शन 10 रुपए का पड़ रहा है, आपका डिजायर्ड प्रॉफिट तो चलो उसमें कैलकुलेट ही नहीं करते हम, बट अगर लेट्स से बाकी लोग इसमें जो बाकी लोग कॉम्पिटिटिव प्राइस रख रहे हैं वो 12 रुपीज रख रहे हैं, तो अब आपका इन हाउस अगर आपको प्रोडक्शन वो 13 रुपीज का पड़ रहा है, तो आप हाउ कैन यू सेल इट एट 12 रुपीज। बट हम लोग को करना पड़ता है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ कंपटीशन देख रहे हैं। सो इट इज समटाइम्स इट इज आल्सो पॉसिबल कि आप अपना कॉस्ट इग्नोर करने लग जाए। फिर उसके बाद आ जाता है डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। तो इसमें ना एज नाम सजेस्ट कि आपको डिमांड के अकॉर्डिंग ही आप सब कुछ अपनी प्राइस वाइज सेट कर देते हैं। उसका एडवांटेज मेजरली ये हो जाता है कि कस्टमर जितना पे कर रहा है ना, आप उतना ही उससे चार्ज करते हो। लेट्स से मैंने पूछा सबसे कि बताओ इसकी मतलब इसकी डिमांड कितनी है, सब किसको चाहिए ये मार्कर, बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया,
तो बहुत सारे जब लोगों ने हाथ उठाया तो मेरे को समझ आया कि भाई देखो सबको मार्कर चाहिए तो मेरे को उसका एक अच्छा प्राइस रख देना चाहिए। ऑन द अदर हैंड मैंने बोल दिया कि अच्छा, फिर मैंने बोला कि किसको मार्कर चाहिए, दो बच्चों ने हाथ उठाया, तो मैं उस पे अपने मन चाहे प्राइस पे नहीं बेच सकता, मुझे लोगों को लाना पड़ेगा उस प्राइस पे। फिर उसके बाद एक तो हाँ, पहली चीज तो यही हो गई। दूसरा कि एक डिसएडवांटेज में ये आ जाता है कि अगर डिमांड फ्लक्चुएट हो गई एकदम से, लेट्स से मैंने बोला कि ये मार्कर किसको चाहिए, दो बच्चों ने हाथ उठाया, तो मैंने उसका प्राइस बहुत कम कर दिया, और एकदम से फिर मेरे को अगले दिन पता चला कि सबको मार्कर चाहिए कल से, तो और फिर एकदम से बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई और मेरा तो मार्कर अभी भी सस्ते में ही बिक रहा है, तो वो पॉजिटिव चीज नहीं मानी जाएगी। फिर आ जाता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। जैसा मैंने बोला कि इसकी वैल्यू कितनी परसीव करी जाती है उसके बेस पे मैं इसका प्राइस रख दूं, तो वो हो जाता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। तो उसके बाद पहली चीज तो यही हो जाती है कि एडवांटेज यही आ सकता है इसका, कि एक तो हायर प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होगा। अगर अगर लेट्स से किसी बच्चे ने मुझे बोला कि इसकी तो कॉस्ट 30 रुपीज होनी चाहिए, और लगभग सबने उसको सपोर्ट किया, और मेरा इन हाउस प्रोडक्शन तो सिर्फ 10 रुपए का है, तो डायरेक्टली आई हैव 200 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट। तो ये अपने आप ही मतलब अच्छी चीज हो जाती है कभी कभार, कि आपको डायरेक्टली हायर वैल्यू परसीव करी तो आपको एकदम से बहुत सारा पैसा मिल गया। देन वी हैव डिसएडवांटेजेस के मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू परसीव के बच्चा क्या चाहता है। मतलब अब ये तो हम ऐसे लेट्स से 30-40 लोगों की बात कर रहे हैं तो समझ भी आ जाएगा, बट हमारे पास तो थाउजेंड्स एंड करोड़ ऑफ पीपल है। तो जब करोड़ों लोगों से आप पूछने जाओगे एक एक बंदे से कि मार्केट की क्या वैल्यू, क्या वैल्यू, क्या वैल्यू, तो उतना अच्छा स्ट्रक्चर डेटा नहीं बन सकता आपका कभी भी, और अगर बन भी जाता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसमें मिसकैलकुलेशंस हो जाए या फिर कुछ हो जाए। तो इट इज ऑब्वियसली परसीव्ड एज के यूजुअली ये जो चीजें मतलब कैलकुलेट करी जाती हैं ये बहुत रिस्की होता है, कि अगर एक भी छोटी सी चीज गलत काउंट हो गई आपकी तो आपका डायरेक्ट पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा उसको लेके, कॉस्ट को लेके। देन वी हैव ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्राइसिंग। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्राइसिंग मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको बहुत सारे यूनिट सेल करने हैं, आपको आपका ब्रांडिंग अच्छा बनाना है, ब्रांड बड़ा बनाना है, या मेजरली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। इसके एडवांटेजेस में बेसिकली आ जाता है कि एक तो गुड्स ऑफ, हाँ, सो बेसिकली जो प्राइस होता है ना वो आपके गोल से अलाइन करके चलता है, कभी भी एकदम से ऐसा प्राइस आप नहीं रखेंगे जो आपके गोल को सपोर्ट नहीं करता हो। ठीक है ना, जैसे आपको अगर है कि बहुत सारे यूनिट सेल करने हैं तो बहुत सारे यूनिट्स में आप इसका प्राइस एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपका 10 रुपीज का है तो आप 11 रुपीज में बेचना शुरू कर दो आज से, और 11 में सब लोग खरीद लेंगे इसको। बट ऑन दी अदर हैंड दूसरा प्राइस आपका दूसरा ये हो सकता है कि मुझे थोड़ा प्रॉफिट भी अच्छा चाहिए, तो प्रॉफिट अच्छा चाहिए तो आप इसको 13, 14, 15 रुपीज पे सेल कर सकते हैं, तो बहुत सारी पब्लिक भी लेगी और साथ में आपको एक अच्छा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी मिलता रहेगा हर एक यूनिट पे। तो एक गोल जो आपका सेट गोल है आप उसके अकॉर्डिंग प्राइस रखते हैं। दूसरा आपका डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि सस्टेनेबल नहीं हो सकता बहुत लंबे समय के लिए, कोई भी चीज सस्टेनेबल नहीं हो सकती इसमें, क्योंकि लेट्स से आपने 15 रुपीज का रख दिया फॉर प्रॉफिट मोटिव, बट आपको समझ आता है कि थोड़े समय बाद एक और ब्रांड आ गई मार्केट में जो इसको 12 रुपए पे सेल कर रही है, सो इट इज ऑब्वियसली पॉसिबल कि वो सारा आपका जो कस्टमर बेस है वो दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। सो इट इज अगेन अ थिंग। फिर उसके बाद आ जाता है सील बिड प्राइसिंग। सो सील बिड प्राइसिंग मतलब ये ज्यादातर चलता है गवर्नमेंट टेंडर्स में, जहां पर एक बेसिकली कंपनी गवर्नमेंट के पास जाती है और बोलती है कि हम तो यही प्राइस पे सेल करेंगे और इतने मार्जिन के लिए सेल करेंगे, और लाइफ टाइम बस यही चलेगा, हमारा सेम प्राइस चलेगा, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ प्राइस चलता रहेगा हमारा, जितने टाइम का उनका टेंडर होगा उतने टाइम के लिए। तो एक तो ये सबसे पहला इनका एडवांटेज ही हो जाता है कि इसमें कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग अच्छी आ जाती है टेंडर सिचुएशन में, कि आपके जब आजू बाजू टेंडर्स बहुत सारे जा रहे होते हैं, लोग कॉम्पीट कर रहे होते हैं टेंडर लेने के लिए, तो आपके पास एक अच्छा इसमें वो हो जाता है, एडवांटेज हो जाता है कि आप अच्छा मतलब प्राइस सेट करके टेंडर्स ले सकते हैं। फिर डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि एक तो बहुत केयरफुल एनालिसिस चाहिए इसके लिए कॉम्पिटिटर्स की, कि आपके आजू बाजू वाले कॉम्पिटिटर्स क्या बिड लगाने वाले हैं या फिर क्या रखने वाले हैं, तो अगर वो आप केयरफुली मैनेज कर सकते हैं तो फिर आप एक सील्ड बिड प्राइसिंग वाली स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। सो दिस वाज आवर प्राइस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्लेस, मतलब ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू।